हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को, और उद्देशिका से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, मतलब कि घुमा फिरा कर आजकल क्वेश्चन आ रहा है। तो हर एक टाइप से बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहला चीज, प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था उसके बाद उसका बैठक चल रहा था। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था मतलब कि हमारा जो संविधान बन रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस टाइप से उसमें क्या क्या प्रावधानों को रखा जाए, आने वाला जो भी संविधान होगा कैसा संविधान होगा, यही सब प्रस्ताव को रखा था 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। यही जो स्वीकार किया गया बाद में चलकर इसी को बोला गया प्रस्तावना। तो समझ में आ गया है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य रखा था उसको बोलेंगे उद्देशिका, और इसी को जब स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, यही आगे चलकर कहलाया प्रस्तावना। तो यहां तक क्लियर हो गया, उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों बोल सकते हैं, सेम चीज है। उसके बाद प्रस्तावना का विचार लिया गया है हम लोग को अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी या फिर सार कहते हैं। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। यहाँ पे संविधान की आत्मा से 3 क्वेश्चन बनते हैं, गौर से सुनिएगा। एक तो नॉर्मल, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा प्रस्तावना। एक बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इस 3 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां से देखते हैं हम लोग प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण ऐसे करके सरकारी स्कूल में पहले करवाया जाता था डेली प्रार्थना में, तो वही चीज लिखा गया है हम भारत के लोग। और लास्ट में लिखा हुआ है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से। पूरा प्रस्तावना को याद करना जरूरी नहीं है, यहां से मेन क्वेश्चन जो आता है गौर से सुनिए। सबसे पहला कि प्रस्तावना का शुरुआत किस शब्द से होता है? तो शब्द क्या है? हम भारत के लोग। और प्रस्तावना खत्म कहां होता है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि स्वीकृत करते हैं। तो यहां से यही 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रस्तावना से संबंधित ही हुआ। अब देखिए प्रस्तावना में 3 चीज समझना है। एक तो संविधान के स्रोत, एक स्वरूप और एक उद्देश्य। संविधान के स्रोत मतलब वो वाला संविधान का स्रोत नहीं कि डीपीएसपी कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। यहां पे इसका स्रोत का मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान बना है पूरे भारत में सबसे ऊंचे कोई पोस्ट है तो संविधान माना जाता है कि सबसे ऊंचा है हमारा संविधान। लेकिन संविधान को शक्ति कौन देता है? तो हमारा जनता देता है, मतलब हमारे देश के जितने भी जनते हैं यानी कि भारत के लोग। भारत के लोग में ही सबसे ज्यादा शक्ति है, यानी बोल सकते हैं भारत के लोग ही संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए संविधान के स्रोत में क्या हो गया? तो भारतीय जनता या भारत के लोग। स्वरूप, जो हमारा संविधान बना है प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या क्या स्वरूप को शामिल किया गया है? देखिए, एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य या गणतंत्र। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया कि दूसरे को पता चले कि भारत जो है अब डेवलप हो चुका है, अब अपना पूरा काम खुद पर मतलब खुद ब खुद संभाल सकता है। ये नहीं कि पिछले जैसे कि ब्रिटेन हम लोग को देख रेख करता था, तो ऐसा अब नहीं है। भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, अपना काम सब खुद ब खुद कर सकता है, अपना आंतरिक मामलों का जो भी मामला होगा आंतरिक मामला पूरा संभाल सकता है। यह बात हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, समाज से संबंधित जितना भी है समाजवादी हो गया। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा,
भारत का धर्म नहीं है, लेकिन भारत के जनता के यानी कि भारत के लोगों का धर्म है, लेकिन खासकर भारत के कोई स्पेशल धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष हो गया। लोकतंत्रात्मक मतलब कि यहाँ पे किसका सरकार है, तो आम जनता का सरकार बोल सकते हैं। लोकतंत्रात्मक। गणराज्य या गणतंत्र, गणराज्य वही हुआ कि अगर कोई सरकार चुनकर जाता है तो वह वंशानुगत नहीं होगा। अगर कोई वंशानुगत कहीं पे चल रहा है उसको बोलेंगे राजतंत्रात्मक। तो अगर हम लोग चुनकर भेजते हैं बार बार वह चेंज होते रहता है, इसको बोलेंगे गणतंत्रात्मक। तो शायद यहां तक समझ में आया होगा आपको। उसके बाद उद्देश्य, प्रस्तावना में किस टाइप से उद्देश्य पेश किए गए हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य है न्याय, और इसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहां से यही क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में निम्न में से किस न्याय का बात नहीं किया गया है। ऑप्शन रहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो धार्मिक न्याय का बात नहीं किया गया है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें बताया गया है समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी बात किया गया है, और बंधुत्व मतलब कि भाईचारा। तो इन सभी वर्ड को यूज किया गया है प्रस्तावना में। अब देखिए उद्देशिका प्रस्तावना, यहां से यहां तक एक बार हम लोग स्पीड में रिवीजन करते हैं ताकि याद भी होते चले। तो चलिए, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, सबसे पहले कि इसका विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। इसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, या संविधान की कुंजी कहते हैं, या संविधान का सार कहते हैं, तो इसका भी आंसर होगा प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को बोला जाता है। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को। और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। उसके बाद प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। कहां पेश किया था, तो संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। और वही संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही चलकर आकर आगे प्रस्तावना कहलाया। और प्रस्तावना शुरुआत कहां से होता है, तो हम भारत के लोग, और खत्म कहां होता है, तो 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में इतने सारे शब्द जोड़े गए हैं, यहां से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादातर आएगा लास्ट में बताते हैं फिर कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्रात्मक, यही सब क्वेश्चन आते हैं। इधर समझते हैं कुछ विद्वानों का कथन या फिर मत। अलग अलग विद्वान ने प्रस्तावना के बारे में कुछ कुछ बोले हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। प्रस्तावना एक परिचय पत्र है, यह बताए थे एन.ए. पालिकीवाला। एन.ए. पालिकीवाला के अनुसार प्रस्तावना एक परिचय पत्र है, जबकि प्रस्तावना को अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान बताया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। और प्रस्तावना को पूंजी का नोट बताया है आर्मेस्टर वारकर ने। आर्मेस्टर वारकर। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने बोला है, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब कि प्रस्तावना से ही संबंधित जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक बेरूवादी संघवाद आया था, केस चला था, जिसका सुनवाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। और यह मामला है 1960 का। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। 1960 का मामला है। बेरूवादी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का मामला आता है 1973 में। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी निर्णय था पलटा और बताया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। याद रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब का मामला है, तो 1973 का। इसमें क्या बताया गया, तो इसी समय सुप्रीम कोर्ट बताता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे का मतलब ही हुआ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं कि वह मूल ढांचे के अंतर्गत आता है और उस मूल ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां से प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द जो है
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष कहीं कहीं यहीं पे धर्म निरपेक्ष भी दे देता है। समाजवादी समाज से संबंधित, पंथ निरपेक्ष वही बताए कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारतीय जनता का धर्म है लेकिन भारत का कोई अपना खास धर्म नहीं है। और अखंडता यानी कि एकता का भी बात किया गया है। तो यह तीन शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और भारत में प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? तो एक बार संशोधन हुआ है। किसकी सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे हुआ है। कुछ और देखते हैं इधर कि प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात की गई है। दो प्रकार की समानता है, एक समाजवादी एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का बात किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। मतलब कि 4 देशों से हमने कुछ कुछ लिए हैं, प्रस्तावना में ऐड किया गया है। क्या है समझते हैं। एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका क्या है? तो अमेरिका ही एक वैसा देश है, सबसे पहला देश जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया था। अमेरिका सबसे पहला देश है दुनिया का जिसने प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया था। यही कारण है कि इसी को देखते हुए हम लोग भी प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किए। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। यहां पे लिखवाए थे कि प्रस्तावना की भाषा को लिया गया कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की भाषा हो गया ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। इसी समय इसी क्रांति में, मतलब कि फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। वह फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। लेकिन यह जो वर्ड दिया गया था, यही वर्ड को हम लोग ने भी अपने प्रस्तावना में ऐड किया है। तीसरा है, चौथा है रूस। रूस में भी एक बार क्रांति हुआ था 1917 में। रूस की क्रांति हुआ था 1917 में और इसी समय वर्ड यूज किया गया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। रूस की क्रांति का वर्ड था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और यही सभी न्याय को हमने भी अपने प्रस्तावना में ऐड किया है। यही कारण है कि बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? तो 4 देशों से। कौन कौन? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। यह डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए यह किनका कथन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है। और ये यहां से यहां तक एक बार स्पीड में हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। कौन बोला था? तो एन ए पालकीवाला। और प्रस्तावना को अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान बताया था। किसने? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रस्तावना को पूंजी नोट बताया किसने? तो आर्मेस्टर वार्कर ने। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने बताया? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। बेरूबारी संघवाद कब का घटना है? तो 1960 का। इसमें क्या बताया गया? तो इसी समय सुप्रीम कोर्ट बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आता है 1973 में और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय वापस लिया। बताता है कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसमें जोड़ा गया है। और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। तीसरा, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन प्रणाली है? किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और इसको याद करना है
तो इसका नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाइएगा, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका एग्जाम के समय और आपको याद भी हो जाएगा तुरंत। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।